देना है। इसका रीजन क्या था कि देयर वर 4 बेसिकली मेन रीजंस। ठीक है, सबसे पहला जो था, इनिशियली जो टैक्स की डिमांड थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इट वाज वेरी हाई, है ना। और कंपनी ने ऐसा क्यों किया था कि भाई टैक्स की कीमत को या रेवेन्यू की कीमत को बहुत ज्यादा लगाया था। इसका रीजन था कि कंपनी को ये लगता था कि भाई अगर हम इसको शुरू में ही कम करेंगे तो हम तो 10 साल के लिए लागू कर रहे हैं, तो इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, दे फिक्स द टैक्स फॉर 10 years एंड द रेवेन्यू वाज वेरी हाई। तो इनिशियली जब टैक्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई तो कई बार किसान जो थे उस टैक्स को फुलफिल नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी डाउट? हेलो, कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? क्लियर हो गया? ओके बेटा। देन द सेकंड पॉइंट वाज कि इन 1790s एक ऐसा टाइम भी आया कि जो किसान थे ना, उनकी जमीनों पे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। अब किसान ही जमींदार को क्या देंगे, रेवेन्यू पे करेंगे। तो क्या हो गया, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था बहुत कम था और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द रैयट्स टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार। मतलब ऐसे समय में जब उनकी क्रॉप्स बहुत कम थी, तो ऐसे समय में उनका प्रोड्यूस या उनका प्रोडक्शन बहुत कम था, तो ऐसे समय में वो जमींदारों को समय पर क्या नहीं दे पाते थे, टैक्स नहीं दे पाते थे। और जमींदार जो थे, जब नेचुरल ऑब्वियस है वो जब टैक्स नहीं दे पाएंगे तो वो कंपनी को कैसे पे करेगा। तो जमींदार, आपको मैंने बताया ना कि जो आपका जमींदार है, ही वाज अ मीडियोकर बिटवीन हुम, बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फार्मर्स। वो पहले फार्मर से लेगा टैक्स, फिर वो जो टैक्स उसको जमा होगा वो फिर आगे फर्दर ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। तो टैक्स वाज देन समटाइम्स जो था, टैक्स जो था इनवेरिएबल था, समान था, चाहे हार्वेस्ट मतलब कुछ भी हो, रिगार्डलेस द हार्वेस्ट, अगर जब भी हो उनको पंक्चुअली पे करना ही पड़ता था। किसको? किसानों को। देन नेक्स्ट वाज द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ। अब इससे क्या हो गया कि जो जमींदार था ना, वो तो केवल एक क्या बन गया, एक रेवेन्यू कलेक्टर बन गया। ठीक है, और उसको एनी हाउ अपनी जो जमींदारी मैनेज करनी पड़ती थी। तो इनिशियली जो था वो उस टैक्स को नहीं दे पाया था। तो दैट इज वाई जमींदार जो था, ही वाज फेलियर इन पेइंग द टैक्सेस। क्लियर हो गया? अच्छा, फोर्थ क्या था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक सनसेट लॉ भी लागू किया। बेटा ये 1 नंबर में आया था कि सनसेट लॉ क्या होता है। सनसेट लॉ का मतलब था कि सूर्य अस्त से पहले पहले उसको, किसानों को, जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित समय पर वो रेवेन्यू किसको देना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। और जब वो इस समय पर, निश्चित समय पर टैक्स नहीं दे पाता था, तो क्या हो जाता था, निश्चित समय जब वो टैक्स नहीं दे पा रहा है तो उनका जो लैंड है वो क्या कर दिया जाता था, ऑक्शन कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? हेलो, यस मैम। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ? व्हाट इज ऑक्शन? नीलामी क्या थी मैम? जब जो, हाँ बोलो बेटा। मैम जब कोई मतलब कर नहीं चुका पाता था तो मैम उसकी जमीनों को मैम नीलाम कर दिया जाता था, उनको बेच दिया जाता था। यहाँ पे वर्ड कोई नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड क्या आएगा? जमींदार। यस, वेरी गुड, जमींदार वर्ड आएगा, है ना। तो जमींदारों जो थे। अच्छा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और चीज करी, क्योंकि वो क्या है, एक रेवेन्यू कलेक्टर था, है ना, केवल। तो अब उन्होंने क्या किया, जमींदार कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 600 में आई थी और 1757 में जाकर उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। और वो प्लेस कौन सी थी? बंगाल थी, जहाँ पे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लागू किया था। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो था, चाहती थी कि जमींदारों पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए। तो some steps were taken by the zamindars to control by the East India Company to control over the zamindars. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जमींदारों के पास जो भी सैनिक टुकड़ियां होती थी उनको भंग कर दिया गया, यानी कि जमींदार अपने पास सैनिक नहीं रख सकते थे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल दे अबॉलिश द ट्रूप्स ऑफ द जमींदार। ट्रूप्स मीन्स द आर्मी। तो जमींदारों की आर्मी को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। फिर जो भी सीमा शुल्क जमींदार लेते थे, whatever the custom duties were taken by the zamindars, they were also abolished. ठीक है, then जमींदारों के जितने भी स्थानीय न्याय और पुलिस व्यवस्था के अधिकार थे, एज यू नो कि इसमें इन्होंने क्या किया, चालाकी करी कि जो जमींदार के जो कोर्ट्स थी,
या जमींदार की जो पुलिस व्यवस्था थी वहां पे कंपनी के द्वारा एक कलेक्टर की अपॉइंटमेंट कर दी गई। और ये जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, वो कचहरी की, कोर्ट्स की या जो पुलिस व्यवस्था थी उसकी देखरेख करेगा, अपने नियंत्रण में करेगा। इस तरह से पावर्स ऑफ जमींदार्स वर कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। Why the powers of controlled by the East India Company of Zamindar? Why it was so, beta? Can anybody tell me? मैम क्योंकि जमींदारों को कलेक्टर के अधीन रहना पड़ता था। और बेटा और क्या हो सकता था? मैं यहाँ ये नहीं पूछी, मैं ये पूछी बच्चे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जमींदारों पे नियंत्रण क्यों किया? हेलो, उनको मैम फायदा मिल रहा था। नहीं बेटा, वो जमींदारों को केवल रेवेन्यू कलेक्टर बनाना चाहते थे, है ना। वो केवल क्या कलेक्ट करेंगे? रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और रेवेन्यू किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से दे वांट टू कंट्रोल ओवर द जमींदार, ताकि जमींदार किससे बेईमानी ना कर सके, ईस्ट इंडिया कंपनी से बेईमानी ना कर सके। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपके गृह कार्य भी हो गए कि स्थायी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर ना लागू करने के कारण बता सकते हैं आप, या व्हाट वाज सनसेट लॉ। अभी मैंने आपको बताया व्हाट वाज सनसेट लॉ। यस मैम। क्या था सनसेट लॉ बेटा? हेलो मैम, अगर मैम कोई जमींदार अगर मैम मैम वो दे नहीं पाता था टाइम पे कर, तो मैम वो फिर उसकी जमीन मैम ले लेते थे, मैम किससे नीलाम कर पहले? देते थे। हाँ, किससे पहले? सूर्य अस्त से पहले, है ना, सूर्य डूबने से पहले, यस मैम। सनसेट होने से पहले उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है। अच्छा, अब जो था ना, जो जमींदार थे ना बेटा, ना केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने पे कंट्रोल किया, परंतु कुछ ऐसी शक्तियां भी थी जो जमींदार के प्रभाव को कम करना चाहती थी, और वो थे जोतदार। जोतदार जिसे हम कह सकते हैं देवर द बिग फार्मर्स, और बड़े किसान थे, और वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो गए एज कम्पेयर टू जमींदार। गांव में जो गांव में जो जमींदारों का प्रभाव न होकर ज्यादा प्रभाव किसका था? जोतदार का था। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आता है। तो अगर हम देखें तो जोतजार थे ना, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे गांव में रहकर। इसका मेन रीजन क्या था? क्वेश्चन आता है कि व्हाई द जोतदार वाज मोर इन्फ्लुएंशियल इन द विलेजेस एज कंपेयर टू जमींदार। जोतदार गांव में जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावशाली क्यों होते थे? क्वेश्चन समझ में आया? तो लेट बिगिन विद द आंसर। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो होते कौन थे जोतदार? जोतदार बड़े और धनी किसान होते थे। इन किसानों के समूह को जोतदार कहते थे। इन द 18th सेंचुरी, एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जमींदारों की बड़ी मुसीबतों का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ाने लग गए। अब कुछ जोतदार जो थे वो भूभाग के हजारों एकड़ में फैले हुए थे। तो बेटा सबसे बड़ी बात थी कि जो जमींदार थे वो तो शहरों में रहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जो जोतदार थे वो गांव में रहते थे। तो नेचुरली कि जो गांव में रहेगा वो गांव में रहने वाले किसानों से अधिक हमदर्दी रखेगा, है ना। तो अब क्या हो गया कि जो जोतदार था उसने गांव में अपना बहुत ज्यादा प्रभाव बना लिया था, क्योंकि वो गांव में ही रहा करता था और गांव के किसानों से बहुत हमदर्दी रखता था। और वो किसके खिलाफ था? जमींदारों के खिलाफ था। ठीक है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जोतजार जो थे वो गांव के जो निवासी थे या जो विलेजर्स थे उनकी रक्षा करते थे। क्लियर हो गया कि जोतदार कौन है? कौन बताएगा? एनीबडी टेल मी, जोतदार किससे कहेंगे हम? मैम वो धनी किसान थे। हाँ, शाबाश। हाँ, और मैम वो अपना नियंत्रण रखते थे जो और किसान होते थे। नहीं बेटा, नियंत्रण नहीं होगा, ना 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 ना। और कोई बताएगा जोतदार कौन है? वो धनी किसान जमींदार। हाँ, वो धनी किसान थे और वो गांव में रहने वाले लोगों से हमदर्दी रखते थे। और किसके खिलाफ थे? जमींदारों के खिलाफ थे। आई होप ये बच्चों को बात समझ में आई होगी। ठीक है। और जितना भी स्थानीय बाजार था ना, उनका उस पर नियंत्रण रहता था। और जो था, जितने भी साहूकार थे, महाजन लोग थे, उनपे भी उनका नियंत्रण रहता था। और वो
अपने क्षेत्र के गरीब किसानों पर व्यापक शक्ति का भी प्रयोग करते थे। तो जमींदार जोतदार हैड द कंट्रोल ओवर द पुअर पीपल, क्यों है? क्योंकि वो उनसे हमदर्दी रख रहा है, उनके हित के लिए सोच रहा है, ठीक है। जबकि उसकी तुलना में द जमींदार दे लिव्ड इन सिटीज, जमींदार ज्यादातर शहरों में रहते थे और फलस्वरूप वे गरीब किसानों के ऊपर अपना जो था पर अपना नियंत्रण तो बनाना चाहते थे, पर उनसे हमदर्दी कोई नहीं कभी रखना नहीं चाहते थे। जमींदार नेचुरली गरीब किसानों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहता था? क्योंकि उनको उससे रेवेन्यू रहना है, पर वो कभी भी गांव में नहीं रहता था, बल्कि वो शहर में रहता था, और शहर में रहने के कारण उसकी कभी भी हमदर्दी गांव के लोगों से नहीं हुई, ठीक है। तो अब क्या डिफरेंस पाया आपने जमींदारों और जोतदारों में? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन जमींदार एंड जोतदार? हाँ बोलो। जमींदार अर्बन एरियाज में रहते थे और रहते थे। जोतदार रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में रहते थे, है ना। अब जो जोतदार था ना, वो क्या करता था, जानबूझकर किसानों को कहा करता था कि तुम समय पर रेवेन्यू ना दो, टैक्स ना दो, ठीक है। और क्योंकि वो कहता था कि जमींदार जो है बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जमा लगान पर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो जमींदारों द्वारा लगाए गए टैक्स का विरोध जोतदार द्वारा किया जाता था। जोतदार का ये मानना था कि जो जमींदार है वो किसानों से जबरदस्ती क्या ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, इसलिए वो जानबूझकर किसानों को कहता था कि तुम टैक्स नहीं दो। और जब जमींदारों को टैक्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा? रेवेन्यू नहीं मिलेगा जमींदारों को तो क्या होगा बच्चों? मैम फिर वो जो भूमि है मैम उनकी उनकी भूमि नीलाम कर दी जाएगी। यस, वेरी गुड। जो उनकी भूमि है वो क्या कर दी जाती थी? नीलाम कर दी जाती थी। तो जमीन जोतदार जो थे, उनका मेन काम था कि किसानों के प्रयासों जमींदारों के प्रयासों को रोकना, किसानों का समर्थन करना, और हमेशा जब कभी भी जमींदार उनसे रेवेन्यू लेने की बात करता था तो जोतदार उन्हें रोकने की कोशिश करता था, ताकि जब समय पर जमींदार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को समय पर रेवेन्यू जमा भी नहीं कर सकेगा, और जब रेवेन्यू समय पर जमा नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके जमीनों की नीलामी कर देगी। और बच्चों ये भी हमने जो है किताबों में दिया हुआ है कई जगहों पे कि जो जोतदार थे वो ही कई बार किसानों की जमीनों को खरीद लेते। जब नीलामी होती थी ना, तो कई बार जोतदार ही उसकी जमीनों को खरीद लेता था और अपने भूभाग को बढ़ा देता था। आई होप यहाँ पे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा, तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको सिखाए हैं, इन 5 पॉइंट में से आप 3 पॉइंट्स आगे जाकर लिख सकते हैं। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी बच्चे को आई है तो हम बताओ बच्चों, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? अच्छा, ये कब लागू हुआ? ईस्ट इंडिया कब? 1793 में। किसके द्वारा हुआ है? कौन से लॉर्ड थे वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा को लागू किया। क्यों किया होगा ये प्रथा को लागू? इस प्रथा को बेटा क्यों लागू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट को इसलिए लागू किया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल से अच्छी खासी इकोनॉमी ले सके। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रिपोर्ट्स थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजी जाती थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार में भेजी भी जाती थी। तो एक 5th रिपोर्ट तैयार की गई थी 1813 में। ब्रिटिश संसद में एक 5th रिपोर्ट पेश की गई थी। अब ये थी क्या? रिपोर्ट क्या थी? इस रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों को तैयार किया गया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रूल कर रही है, उसकी
गांव पर कब्जा करना चाहते थे। तो सबसे पहले इंडिया के गांव पर कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के गांव पर कब्जा करने के लिए उस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को लगाया जो किसके हित में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में थी। उस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का नाम क्या था बच्चों? कैन एनीबॉडी टेल मी? परमानेंट सेटलमेंट। यस, परमानेंट सेटलमेंट। हिंदी में स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। दूसरा स्थायी नाम? बंदोबस्त। दूसरा नाम हिंदी में दूसरा नाम भी है बच्चे, इस्तमरारी बंदोबस्त। ध्यान रखना है, अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए एग्जाम में इस्तमरारी आया था तो अटकना नहीं है आपको। वो इस्तमरारी मींस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। कितने साल के लिए लागू किया गया था? फॉर हाउ मेनी इयर्स इट वाज लॉन्च्ड? मैम 10 years। It was for the 10 years. It was for the 10 years. It was introduced. Introduced by whom? लॉर्ड Introduced चार्ल्स कार्निवल्स। नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको क्या किया गया था बच्चों? इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि क्या जमींदार सक्सेसफुल हो पाए थे गांव में? क्या जमींदार सक्सेसफुल हो पाए थे? नो मैम, है ना? वाई? मैम हाँ बताओ, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो मतलब कंपनी के नियंत्रण में थे वो। हाँ शाबाश। और कंपनी के नियंत्रण में थे, और क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा उसके बारे में। मैम वो बस रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। और बेटा? उन्हें किसानों से कोई लगाव नहीं था। यस, और किसानों से लगाव नहीं। कौन रोकता था, कौन विरोध करता था उसका बेटा? ये बताओ ना। मेन तो यस, वेरी गुड। जोतदार उन्हें रोकने का प्रयास करते थे, है ना? तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभान्वित कर रहा था। परंतु बच्चों धीरे धीरे जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को उससे नुकसान भी होने लगा, क्योंकि 10 साल के लिए हो गया। और कई बार किसान जब समय पर रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो नेचुरल है कि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम दूसरे रेवेन्यू अन्य क्षेत्रों में लगाते हैं, और उस जो सेकंड रेवेन्यू सिस्टम का नाम था दैट वाज रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है। अंग्रेजी कंपनी ने भारत में लगान वसूलने के लिए अनेक तरीके से अनेक ढंग चलाए थे, और उसमें से एक रैयतवाड़ी भी एक था। इसमें सरकार को संबंध जमींदारों से ना होकर रैयत या किसानों से सीधा हो गया। अब क्या किया उन्होंने? रैयतवाड़ी सिस्टम में जमींदार शब्द ही हटा दिया। अब क्या करेंगे? जो किसान है वो डायरेक्टली टैक्स देंगे। किसको? किसान। they will pay directly to the East India Company. There was no place of जमींदार्स in रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत से ही समझ जाओ ना, रैयत मीन्स किसान, वाड़ी मीन्स सिस्टम, है ना? तो ये जो लैंड रेवेन्यू था, ये रैयतवाड़ी सिस्टम जो था वो अंग्रेजों ने इसलिए भी लगाया होगा क्योंकि उनको ये लगा कि स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट से उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया। क्लियर हो गया? अब इस रैयतवाड़ी सिस्टम में नाउ द फार्मर और जो किसान है दे विल पे डायरेक्टली टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। देयर वाज नो पोजीशन ऑफ द जमींदार्स इन रैयतवाड़ी सिस्टम। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं कि इसको कहाँ लगाया गया। इसको लगाया गया बॉम्बे में, और इसको लगाया गया दक्कन में, दक्कन भारत में, डेक्कन प्लेस में इसको लगाया